नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ठीक 12 महीने बाद यानी 1 साल बाद आज 14 मई को जब हम बात कर रहे हैं तो मैं अगली 14 मई की बात कर रहा हूं। तब लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान हो चुका होगा या होने वाला होगा और उसके बाद लोकसभा के नतीजे आएंगे और फिर तय हो जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही शपथ ग्रहण करेंगे या कोई और करेगा। मोटे तौर पर जब हम देश की फिजा देखते हैं, माहौल देखते हैं, मुद्दे देखते हैं, विपक्ष की हालत देखते हैं तो हमें इसमें कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है कि उनके अलावा भी कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। कोई चमत्कार ही हो जाए, कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए तो अलग बात है। और ये बात आज मैं इसलिए कर रहा हूं कि कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से आप और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से लेकर के कई विपक्षी दलों के नेता तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ अति उत्साह में आ गए हैं। वो जो इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं और दिल्ली का जो लुटियन मीडिया है जिसको सांस नहीं आ रही थी उसको फिर से सांस आनी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया की गलियों में जाएं तो वहां का माहौल ही पूरा बदला हुआ है। जो रक्षात्मक मुद्रा में थे वो एकाएक आक्रामक मुद्रा में हो गए हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी पराजय क्यों हुई, लगभग वैसी ही है जैसी छत्तीसगढ़ में हुई थी पिछली बार। वैसा ही हाल कर्नाटक में है। इसका तो जो भी कारण है, एक है, दो है, 10 हैं, उनकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी ही। लेकिन जिस समय कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही थी, उसके खिलाफ नतीजे आ रहे थे और कांग्रेस पार्टी को हिमाचल के बाद एक और प्राणवायु के रूप में कर्नाटक मिल रहा था, ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश के भी नतीजे आ रहे थे। और ये नतीजे किस चीज के थे? ये थे नगर निकाय के चुनाव के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के चुनाव हुए और उन चुनाव के नतीजे भी 13 मई को ही आ रहे थे। और ये नतीजे क्या कह रहे थे, ये जरा देखने और समझने की जरूरत है। इन नतीजों से योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अब तक के वो उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। जो कुछ उत्तर प्रदेश में 13 मई को घटा है वैसा कभी नहीं हुआ। जरा नतीजे देखिए क्या आए हैं। ये हैं नगर निगम। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और 17 के 17 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। यानी 17 मेयर भारतीय जनता पार्टी के ही बनने जा रहे हैं। ये नगर पालिकाओं के नतीजे हैं। कुल मिलाकर के 199 नगर पालिकाएं हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 94 नगर पालिकाओं में अपने चेयरमैन बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। समाजवादी पार्टी 199 में से केवल 39 पर, कांग्रेस केवल 4 पर, बहुजन समाज पार्टी केवल 16 पर और अन्य 46 नगर पालिकाओं पर काबिज हुए हैं। और ये तीसरा आंकड़ा जरा देखिए, ये है नगर पंचायतों का।
भारतीय जनता पार्टी ने 544 में से 196 जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 91 जीती हैं। कांग्रेस 14 पर सिमट गई है। बहुजन समाज पार्टी 38 पर और जो अन्य हैं वो 205 पर। ये आंकड़े क्या बताते हैं? लगभग अपने विरोधियों का सुपड़ा साफ कर दिया है नगर निगम में योगी आदित्यनाथ ने, और जो नगर परिषदें हैं उनमें भी लगभग किनारे लगा दिया है। नगर पंचायतों में जरूर थोड़ी सांस आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप जरा अब गंभीरता से सोच करके देखिए कि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो किस स्तर पर है। चलिए, 2014 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो भी गोरखपुर से सांसद थे और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल थे। 2017 के चुनाव में उनकी मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हो गई, उनको कमान सौंप दी गई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के 72 सीटें जीती थी लोकसभा की। 2017 में 300 से ज्यादा सीटें जीती थी विधानसभा की। 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 80 में से 64 लोकसभा सीटें जीत ली। और 2022 के शुरू में जब विधानसभा चुनाव हुए, यानी 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटों से ऊपर मिली, 2022 में फिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी। और अब 2023 में जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उनमें विपक्ष का लगभग सुपड़ा साफ हो गया है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नगर निगमों पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, नगर परिषदों पर भी लगभग, नगर पंचायतों पर थोड़ा बहुत कहीं कहीं विपक्षी दलों के आपको चेयरमैन दिखाई देंगे। लेकिन इससे एक बात साफ है कि 2013-14 से उत्तर प्रदेश में जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनना शुरू हुआ था वो 9 साल बाद 2023 तक यथावत है। उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे, ब्लॉक प्रमुखों के हुए थे, जो जिला पंचायतों के चुनाव हुए थे, उनमें भी अधिकांश पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली थी। यानी हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, प्रभावशाली भूमिका में है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने ये ऐतिहासिक जीत दर्ज करके अब हर स्तर के लिए, हर स्तर पर 2024 की जो निर्णायक जंग होने वाली है, रणभूमि तैयार कर दी है। और इसमें कोई किसी को शक शुबहा नहीं होना चाहिए कि जो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के पक्ष में 2014 में आए थे, 2019 में आए थे, लगभग वैसे ही नतीजे 2024 में आएंगे। इसकी पूरी आधारशिला योगी आदित्यनाथ ने रख दी है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रचंड जीत का सिलसिला चल रहा है उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019, 2022, 2023, अब लोकल बॉडीज के चुनाव में भी प्रचंड जीत उसको मिली है। और इससे ये पता चलता है, और हाँ, 2 उपचुनाव भी हुए हैं। एक मिर्जापुर की
96 सीट पर हुआ है। वहां अपना दल की रिंकी कौल जीत गई हैं और ये करीब करीब 9,500 वोटों से जीती हैं। इसी तरीके से जो आजम खान के बेटे को अयोग्य घोषित कर दिए जाने के बाद फरवरी में रामपुर की स्वार सीट खाली हुई थी, उस पर भी उपचुनाव हुआ है। और मजेदार बात देखिए कि आजम खान ने यहां रणनीति बनाई थी जो आमतौर पर वो अब तक बनाते रहे, उसके ठीक उलट। अनुराधा चौहान को समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवाया और ये सोच करके कि हिंदुओं के वोट भी मिल जाएंगे, मुसलमानों के वोट तो मिल ही जाएंगे, जब वो अपील करेंगे तो ये सीट निकाल ले जाएंगी। ये सीट उनके बेटे के अयोग्य होने की वजह से खाली हुई थी। अब यहाँ अपना दल जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, उसने शफीक अहमद अंसारी को चुनाव मैदान में उतार दिया, जो एक जमाने में आजम खान के करीबी थे। और इन्होंने 10,000 से जीत दर्ज करके आजम खान के और समाजवादी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक और बड़ी घटना हुई है, उसका भी जिक्र करता चलूं और तब मैं आगे बढ़ूंगा। मुरादाबाद 2014 में भी 2019 में भी, जब नरेंद्र मोदी की एक तरीके से आंधी चल रही थी और पूरे उत्तर प्रदेश में कमल ही कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा था, तब भी मुरादाबाद की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। और मुरादाबाद की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 5 विधानसभा सीटें पिछले चुनाव में, यानी जो 2022 में हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी के पास चली गई थी। इसके बावजूद जो नगर निगम का चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को तो केवल 13,000 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर के कांग्रेस रही है और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ ने जो वातावरण उत्तर प्रदेश में बना दिया है और जितने लोकप्रियता के शिखर पर वो हैं, उससे जितने भी उनके विपक्षी दलों के नेता हैं, वो खुड्डे लाइन लग गए हैं, वो दीवार से लग गए हैं और चुनाव दर चुनाव वो हारते जा रहे हैं। हाँ, मैनपुरी में इस इलाके में जरूर समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली है और कांग्रेस को कह सकते हैं कि रायबरेली में कामयाबी मिली है। बाकी पूरे प्रदेश में लगभग इनका सुपड़ा साफ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कमल ही कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अकेले योगी आदित्यनाथ थे जो नगर निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में पहुंचे थे हेलीकॉप्टर लेकर के, जगह जगह जनसभाएं की थी, लोगों को बताया था कि उनकी सरकार कर क्या रही है। और जो अतीक से लेकर के उसका बेटा असद, उसका भाई अशरफ, उसके जो शूटर थे, ड्राइवर थे, उस्मान से लेकर के जितने लोग मुठभेड़ में मारे गए, इसके अलावा आदित्य राणा जो बिजनौर में मारा गया, और अभी हाल में एक और जिस पर 60 से ज़्यादा मुकदमे थे, एक और बदमाश मारा गया है, नाम एकदम दिमाग से निकल रहा है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था सुधरी है और जो लोगों में एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ है, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकल बॉडीज के चुनाव में मिला है। लोकल बॉडीज के चुनाव हों, ग्राम पंचायतों के हों, ब्लॉक के हों, जिला पंचायतों के हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जा रहा है, उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश तो तैयार है नरेंद्र मोदी को मैक्सिमम सीटें
देने के लिए। और देश में और किसी भी राज्य में इतनी सीटें नहीं हैं जितनी उत्तर प्रदेश से आती हैं, 80 सीटें। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है जहां से 48 सीटें आती हैं। उसके बाद आप पश्चिम बंगाल को लगा लीजिए जहां 42 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में जो वातावरण है इस समय, सरकार है, अभी सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिली है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। झटका लग रहा है एनसीपी को। एनसीपी में आपने पिछले दिनों देखा है शरद पवार ने किस तरीके से इस्तीफा देने का एक प्रहसन किया, नाटक किया। बाद में वो इस्तीफा वापस ले भी लिया। क्यों लिया, वो एक अपने आप में पूरा प्रकरण है। उनके भतीजे से ही उनकी नहीं बन रही है। पार्टी के भीतर भी इसको लेकर के अंतर कलह है कि एमबीए का ही हिस्सा रहा जाए या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हुआ जाए। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, जहां से 42 सीटें आती हैं। फिर आप कह सकते हैं कि बिहार, जहां से 40 सीटें आती हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए विपुल संभावनाएं हैं। जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह से आपा खोती हुई दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी, और जिस तरीके से देश के पर्यटन पर निकले हुए हैं नीतीश कुमार, ये इन दोनों नेताओं की घबराहट को ही शो करता है। फिर तमिलनाडु आता है जहां से 39 सीटें आती हैं। चलिए, तमिलनाडु में हम ये मान करके चलें कि भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई खास जनाधार नहीं है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो राजस्थान से 25 सीटें आती हैं। और फिर छत्तीसगढ़ से 11 सीटें आती हैं। राजस्थान से 25, मध्य प्रदेश से 29। और इन तीन राज्यों में आपको याद होगा 2018 में क्या हुआ था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जीत लिए थे विधानसभा के चुनाव। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इन 65 सीटों में से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। राजस्थान की 25 की 25, मध्य प्रदेश की 29 में से संभवतः 28 और छत्तीसगढ़ की 11 में से शायद 9 सीटें जीत ली थी। केवल 3 सीटें ऐसी रह गई थी 65 में से जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें, महाराष्ट्र में भी आधी से ज्यादा सीटें आप भारतीय जनता पार्टी की लगा करके चलो। पश्चिम बंगाल में जो पिछला परफॉर्मेंस था 18 सीटें आई थी, इस बार इसमें कुछ ऐड ही होंगी, कम तो होने वाली है नहीं। बिहार में भी जिस तरीके से नीतीश कुमार का और लालू का राज चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसको कमजोर नहीं माना जा सकता। गुजरात में जो 26 सीटें हैं, वहां आप अंदाजा लगाइए भारतीय जनता पार्टी को फिर 26 की 26 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक में बेशक भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई है, लेकिन 28 में से 25 सीटें पिछली बार भी जीती थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने। और मध्य प्रदेश तो मैं बता चुका हूं, तमिलनाडु की हालत में बता चुका हूं, आंध्र प्रदेश, केरल, ये दो ऐसे और राज्य हैं जहां 25 और 20 सीटें हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत वो नहीं है। पर कम से कम उत्तर प्रदेश तो ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने फिर से पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का आधार तैयार कर दिया है, रणभूमि तैयार कर दी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अंत में एक निवेदन, जो मित्र फेसबुक पर हैं, फेसबुक पर भी ओसीएन नेटवर्क का पेज बन गया है, तो उस पेज को जाकर के फॉलो जरूर करें।
वीडियो को लाइक करें और वीडियोज़ को फॉरवर्ड करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।